नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज फिर से हम इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको पहले समझ आया होगा कि किस तरह से ओरिजिन हुआ था इकोनॉमिक्स का, क्या होता है स्कैरसिटीज, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस क्या है। आज हम मैक्रो और माइक्रो पढ़ेंगे और सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। एक कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती हैं। पहले हमने ये पढ़ा था कि राइस कैसे होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली होती क्या क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन था? जेएम कीन्स। ठीक है, तो हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। देखो, इट्स is the study of the economics actions of individual and small group of individual। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कह सकते हैं किसी इंडिविजुअल चीज़ के बारे में स्टडी करना। जैसे हम सिर्फ स्टडी करें डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में या इनकम के बारे में, सिंगल चीज़ पे हम एनालाइज करते हैं या उस पर स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम माइक्रो कहते हैं। और मैक्रो क्या होता है? एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना, होल चीज़ के बारे में पढ़ना, जैसे कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इंडिविजुअल होती है कभी? पूरे कंट्री की होती है, तो वो एग्रीगेट हुई है ना, पूरा होल हुआ ना। तो उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, बल्कि टोटल्स की बात जहाँ पर हो वो क्या होता है? मैक्रो। और माइक्रो क्या होता है? इंडिविजुअल चीज़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सिर्फ डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ सप्लाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मैक्रो में क्या होगा? टोटल डिमांड्स की बात होगी, टोटल सप्लाई की बात होगी, नेशनल इनकम की बात होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होगी। ठीक है, ये डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो का। इसे एक तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माइक्रो, MICRO, माइक्रो मतलब छोटा। जैसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप हमारी क्या हेल्प करता है? हम जो प्लांट के सेल्स देखने में काम करता है, वो छोटी चीज़ों के लिए होता है ना। मैक्रो हो गया बड़ा, माइक्रो हो गया छोटा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? मैक्सिमम यूटिलिटी वेयर सप्लाई साइड्स, मिनिमम प्रॉफिट्स एट मिनिमम कॉस्ट। देखो, इसमें भी देखो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज यूटिलिटीज। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? सेटिफिकेशंस, जो हमें सेटिस्फाइज, कोई कोई चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हमने ब्रेड खाया, उससे आपको क्या मिला? यूटिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, यही कहता है कि डिमांड साइड से आपको क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम यूटिलिटी मिलनी चाहिए। और सप्लाई साइड से क्या होना चाहिए? मिनिमम प्रॉफिट एट ए मिनिमम कॉस्ट, कि आपको कम से कम प्रॉफिट हो और कम से कम उसमें कॉस्ट लगे। ठीक है, तो मैक्रो साइड में क्या होगा? फुली एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। प्राइस प्राइस फ्लक्चुअल कब होता है? जब क्राइसिस आते हैं, जब डिमांड और सप्लाई आपस में इक्विलिब्रियम नहीं होते हैं, उस समय क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटीज आती है। प्राइस स्टेबिलिटीज कैसे? अभी पेट्रोल के दाम बिल्कुल नीचे गिर गए हैं। क्यों गिर गए हैं? क्योंकि जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है पेट्रोल की, पर डिमांड नहीं है क्योंकि लोग घर के अंदर हैं। तो जो कंज्यूम करते थे लोग पेट्रोल को फ्यूल, एज ए फ्यूल गाड़ियों में, तो वो बिल्कुल ठप हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो कम होता रहा। ये प्राइस स्टेबिलिटी अभी नहीं रही है पेट्रोल में। इकोनॉमिक ग्रोथ में और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या आ गया? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाए वो भी प्रॉब्लम करता है। तो दोनों का स्टेबल रहना बड़ा ज़रूरी है। वो हम किस में स्टडी करते हैं? मैक्रो में। देखो, सिंपल सी बात आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है इसमें, कि माइक्रो में हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो में हम एग्रीगेट, होल, टोटल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, और डेफिनेशंस भी इसमें आ गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम से पहले हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियो में कि प्रॉब्लम अराइज कैसे होती हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम अराइज कैसे होती हैं। देखो, हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज कैसे होती है। अनलिमिटेड वांट्स, मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड वांट्स, हर एक कंट्री, हर एक पर्सन की अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। कभी वांट्स देखा किसी ने कहा हो कि मेरी वांट्स कंप्लीट हो गई है? बट फैक्ट ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, और रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूसेस। जैसे मैंने वुड की एग्जांपल ली थी, एक लकड़ी होती है, उसका कितना मल्टीपल यूज़ होता है। तो
इन तीनों की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती हैं। और वो प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है कि किसके लिए प्रोड्यूस करें, इसका मतलब है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, ठीक है, ये वो वाला होम नहीं है। तो हम डिस्कस करते हैं कि देखो सेंट्रल प्रॉब्लम जो फर्स्ट थी वो क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें। देखो प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो गुड्स हैं वो दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है प्रोड्यूसर गुड्स। बट यू नो कि ड्यू टू स्केयर रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड गुड्स, ठीक है। तो हमें लिमिटेड प्रोड्यूस करने होते हैं, और क्या प्रोड्यूस करना है ये सबसे बड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि वीट है, ठीक है। पहली बात, कंज्यूमर गुड क्या होती है? कंज्यूमर गुड वो गुड्स होती हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, जैसे ब्रेड, ठीक है, जैसे फूड, क्लोथ, ये क्या है, डायरेक्ट गुड कंज्यूमर गुड्स हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होगी? जैसे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करता है, वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होती है। जैसे वीट, वीट को आप क्या डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वीट से ही फाइनल गुड में कन्वर्ट होता है ब्रेड, तो ब्रेड क्या हो गया? कंज्यूमर गुड हो गया। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया? वीट हो गया। देखो प्रॉब्लम क्या आती है जब कंट्री कोई प्रोड्यूस करती है मोर कमोडिटीज लाइक प्रोड्यूसर गुड्स लाइक वीट, तो क्या होता है कि लेस क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड होगा। एक समय पर एक ही चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे, जहाँ तो प्रोड्यूसर गुड्स करेंगे या फिर कंज्यूमर गुड्स करेंगे। तो जब प्रोड्यूसर गुड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जो डिमांड होगी ना वो कंज्यूमर गुड की इंक्रीज हो जाएगी। अगर इन केस अगर हम कंज्यूमर गुड की अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हम प्रोडक्शन किस चीज़ की करें, ये जो है ये प्रॉब्लम सेंटर प्रॉब्लम आती है। और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता, हम कैसे प्रोडक्शन करें। देखो ये जो कैसे प्रोडक्शन करें ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और कैपिटल का लिमिटेड यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट तो अच्छी होती ही है, पर जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो बहुत ही लिमिटेड वे में होती है। जहाँ जैसे कि समझ लो एक खेत है, वहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है, बट वहाँ पे आपने 20 लोग लगा लिए। प्रोडक्शन तो उतनी ही हो रही जितने 5 लोग कर रहे थे। 20 लोग लगाकर आपने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ किया है, बट जो आउटपुट है वो उतना का उतना ही है। और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है, ये वो टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपका मैक्सिमम टेक्निक्स होती है वो कैपिटल बेस होती हैं। मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होता है पर लेबर्स का कम होता है। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वहाँ जो जितनी भी जर्मन की फैक्ट्रीज है ना, जहाँ BMW, वहाँ पे ना लेबर्स नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मशीन्स ही काम करती हैं, वो ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कार की, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग करने वहाँ पे सिर्फ 1-2 पर्सन की ज़रूरत होती है, बाकी सारा काम मशीन के द्वारा ही होता है। वहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी रेट बढ़ेगा, जब पॉवर्टी रेट बढ़ेगा तो क्राइसिस आएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हम प्रोडक्शन कैसे करें, कैपिटल से करें या लेबर से करें। पर जो इंडिया है, इंडिया मिक्स है, इंडिया कैपिटल का भी यूज़ भी करता है, लेबर का भी यूज़ करता है। पर यूएसए कैपिटल बेस इकोनॉमी है, ठीक है। तो होम टू प्रोड्यूस में आता है हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस करें। देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली ये डिवाइड है 2 पार्ट में। ये एक पार्ट है इसका पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशंस को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रोडक्शन हम उसमें जो गुड्स हैं उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके बाद जितनी प्रॉपर्टी होगी, जिसके बाद जितना पैसा होगा वो उतना कंज्यूम कर सकेगा। तो दूसरा इसका एक और पार्ट है, हम इसको फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर करेंगे, जितना एक पर्सन काम करेगा उसी को उतने ही हिसाब से उसको गुड्स मिलेंगी, ठीक है। या तो जो पहला जो है वो क्या है, पहला है पर्सनल 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 क्या हो गया, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है, जिसके पास
पैसे हैं वो उतनी ही गुड कंज्यूम करेगा जितने वो उसके पास कैपेबिलिटी है टू कंज्यूम करने की। दूसरा क्या आ गया, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस। फंक्शनल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है कि जितना आप काम करोगे आपको उसी हिसाब से गुड्स मिलेंगी, ठीक है। ये हो गया होम टू प्रोड्यूस। जो इन दोनों के बीच में आएगा वो हमेशा पिसता है। ये भी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सेंट्रल इकोनॉमी का मतलब क्या है, सेंट्रल इकोनॉमी का हम मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, पूरा वर्ल्ड क्या क्या फेस करता है प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोडक्शन, कैसे हम प्रोडक्शन करें, कैपिटल से करें या फिर लेबर से करें। व्हाट टू प्रोड्यूस में आ गया कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करें। होम टू प्रोड्यूस, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। मैंने आपको बताया ये दो पार्ट्स में है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन वो हो गया जिसके पास जितने पैसे हैं, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर ही डिपेंड करेगा वो कितने कंज्यूम करें। या तो फिर जितना पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जितना वो काम करेगा उसको उसी हिसाब से गुड डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी। ये दो हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन आता है वो तो बिल्कुल ही फिनिश हो गया, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ये जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ये फेस करती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, ये तीन, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे कि पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉमिनेटिव साइंस क्या होता है, ठीक है। इसको सबसे पहले समझने के लिए इकोनॉमिक एज ए साइंस क्यों कहा जाता है। देखो, इकोनॉमी इज अ साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट टू बिटवीन काजेस एंड इफेक्ट, ठीक है, जिसमें क्रिएट होते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, काजेस और इफेक्ट। ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव साइंस और नॉमिनेटिव साइंस। इसको देखो, इसको मैं दो तरह से डिवाइड करके बताऊंगा। पहले पॉजिटिव साइंस क्या होता है, फिर नॉमिनेटिव साइंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं पॉजिटिव साइंस। देखो, पॉजिटिव साइंस को हम पॉजिटिव इकोनॉमी भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो कुछ बुक में पॉजिटिव साइंस दिया होता है, कुछ में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दिया होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या साइंस को क्या कहते हैं, ये एक तरह का डील करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जैसे कि पास्ट में क्या इकोनॉमी थी, प्रेजेंट में क्या थी, इसमें हर चीज़ की डिस्कशंस की जाती है। और इसमें दिस स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद व्हाट इज़, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी, क्या था, क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर ये डिस्कशंस होती है। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या पॉजिटिव साइंस, इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट्स पे बात होती है। इसमें ना डिबेट होने के कोई चांसेस नहीं है। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि इंडिया का अभी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में ना 142 रैंक आया था, ठीक है। उस पर आप क्या डिबेट करोगे, आया है भाई 142। हमारे जर्नलिस्ट पे अटैक होते हैं, हमारे जर्नलिस्ट पे मतलब कि उतनी फ्रीडम नहीं है। तो 180 कंट्रीज़ में से हमारा 142 रैंक आया है, मतलब कि हम हो नीचे आए हैं 2 स्टेप। पहले हमारा 140 था, हमसे मतलब कि बेटर पाकिस्तान, भूटान, इवन कि नेपाल, ये ऐसी छोटी छोटी कंट्री भी ऊपर हैं। तो ये फैक्ट्स हैं, इस पे हम क्या डिबेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स होती है। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, जिसमें फैक्ट्स पे बात होती है। जैसे हमने कह दिया कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, उस पर फैक्ट है। इस पे क्या हम कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं हमारी फर्स्ट पे है। क्यों, क्योंकि हम डाटा को लेकर आएंगे, हम कहेंगे हमारे पास प्रूफ है, ये देखो वर्ल्ड का जो सेंसस हुआ है इसमें हमारा सेकंड नंबर पे है। ये फैक्ट्स हैं, इस पे हम डिबेट नहीं कर सकते। बट जो नॉमिनेटिव साइंस है इसमें सिर्फ ना फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फ्यूचर्स के बारे में इट्स ऑन टू बी, ऑन टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जो नॉमिनेटिव साइंस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको नॉमिनेटिव साइंस में आता है कि आउट टू बी, मतलब कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना, और उसके साथ साथ नॉमिनेटिव में हम ये देखते हैं कि इसमें हम इकोनॉमिक्स की ओपिनियन देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। कि देखो ना, कोई आम इंसान ये थोड़ी कह सकता कि 10 साल बाद क्या होगा। एक ऑब्जर्वेशंस होती है कि क्या होगा आगे, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए,
इस पे डिस्कशंस होती है, इसमें डिबेट के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें हाँ जी हमें ना, जैसे कि अभी रिसेंटली अभी क्या है कि रेलवे जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट होने के कगार पर है, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट देखी होगी रेलवे की कि रेलवे जो है वो 1.75 पैसे रुपीस खर्च करके 1 रुपया कमाता है, तो लॉसेस कितना हुआ 0.75। तो इतना लॉस होने के बाद रेलवे चलाने का क्या मतलब है, इसलिए इसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पॉलिसीज आ रही है, ये मतलब कि ये फ्यूचर्स के लिए जो पॉलिसीज बनती हैं वो नॉमिनेटिव साइंस में आती हैं। इस पर डिबेट्स हो सकती हैं कि नहीं होनी चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं होनी चाहिए। और ये जो पॉलिसी इकोनॉमी कहते हैं, आपको पता होगा नॉमिनेटिव साइंस को पॉलिसी इकोनॉमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, वो नॉमिनेटिव साइंस में आती हैं या फिर नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो अब हम ये यहाँ तक रखते हैं, इसके साथ एक और पार्ट हम करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, देखो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट फॉरगॉन इज नोन एज अपॉर्चुनिटीज़ कॉस्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर की जो प्राइवेट में जो सैलरी है ना वो कितनी है, 2 लाख, ठीक है। तो उसके बाद उनकी जो ये जो 2 लाख जो सैलरी है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में है, पर जब हम पब्लिक में देखें उनकी 1.5 लाख सैलरी है। बट अगर वो प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं उनकी जो सैलरी है वो 1 लाख है, ठीक है। तो देखो, ये जो है ना ये इनकी फर्स्ट ऑप्शंस था, पर इन्होंने इस चीज़ को सैक्रिफाइस करके गवर्नमेंट जॉब को चुना। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉर गॉन। जो फर्स्ट उन्होंने छोड़कर जो सैक्रिफाइस किया, उन्होंने दूसरी जो बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, वो 1.5 लाख सैलरी को चुना, क्योंकि 2 लाख में शायद वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, ज़्यादा प्रेशर होगा काम का। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ही की सर की, सुमित सर की। इन्होंने पीओ की जॉब छोड़ के क्लर्क की जॉब क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जो बेस्ट फर्स्ट जो था उनका पीओ, उन्होंने वो सेक्रीफाइस की फॉर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, क्लर्क की जॉब कर रहे हैं वो, ठीक है। ये जो है ये इनकी सेक्रीफाइस है, इसको हम अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कह सकते हैं। आपके डेली वेजेस में ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट हैं। आप क्या करोगे, आप सब्जी लेने जाओगे, आपको एक महंगी सब्जी लगेगी, आप क्या करो दूसरी ले लोगे जो उससे थोड़ी सस्ती होगी। वो जो जो सस्ती होगी ना, उस जो सेकंड नंबर पे आपकी बेस्ट अल्टरनेटिव होगी उसको हम क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट।